इस वीडियो में कोई भी विजुअल इमेजेस नहीं है, ना कि कोई खास की गई एडिटिंग है। इस वीडियो में मेरी स्टोरी टेलिंग और आपकी इमेजिनेशन इस वीडियो को कंप्लीट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी मिलते ही देश के सामने काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे। चैलेंज का मतलब यहाँ है बड़े मुश्किल काम जो देश को सॉल्व करने थे, जैसे कि नए सिस्टम बनाना, सबको यूनाइट करना और लोगों के बीच शांति बनाए रखना। देश का बंटवारा हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे। पार्टीशन का मतलब था कि एक ही कंट्री को तोड़ के दो अलग कंट्रीज बनाना। इस बंटवारे में काफी वॉयलेंस और माइग्रेशन हुआ था। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान से लगभग 80 लाख लोग इंडिया आए थे। ये सब लोग अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़ के आए थे क्योंकि रिलीजियस वॉयलेंस हो रहा था। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो अपना घर छोड़कर दूसरे देश या जगह में बसते हैं। जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनके पास ना घर था ना काम। गवर्नमेंट को उनके लिए रहने के लिए जगह और काम का अरेंजमेंट करना था। ये काफी टफ टास्क था क्योंकि इंडिया खुद नया नया आजाद हुआ था और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। इंडिया में उस वक्त 500 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे। हर प्रिंसली स्टेट का अपना रूलर था, कोई महाराजा, कोई नवाब। उनको समझाना और कन्विंस करना था कि वो नए इंडिया का हिस्सा बने। सबको अलग अलग मैनेज करना और उन्हें एक यूनाइटेड देश का पार्ट बनाना गवर्नमेंट का एक बड़ा चैलेंज था। सिर्फ राज्यों को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना था जो सब लोगों को इंसाफ दे, उनके सपने पूरे करे। कौन से सिस्टम से लोगों को अधिकार मिलेगा, उनकी आवाज सुनी जाएगी, ये डिसाइड करना भी जरूरी था। जब इंडिया आजाद हुआ था तब देश की पॉपुलेशन 34.5 करोड़ थी। ये दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन में से एक थी। पॉपुलेशन डिवाइडेड थी, जाति, धर्म, लैंग्वेज के बेसिस पर। सब लोग एक जैसे नहीं थे। सबकी नीड्स, कल्चर और थिंकिंग अलग थी। इन सबको एक साथ लाना और उनका एक यूनाइटेड कंट्री फील करवाना एक और चैलेंज था। देश में कास्ट के बेसिस पर, जैसे ऊंची जाति और नीची जाति डिवीजन था। हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी टेंशन था, जिसे पार्टीशन ने और बढ़ा दिया था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कल्चर्स, लैंग्वेज अलग थे। यूनिटी लाना आसान नहीं था। इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई जहां पर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी एक्सेट्रा। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग था, खाने का टेस्ट अलग था, काम, प्रोफेशनल अलग अलग था। इतनी डाइवर्सिटी को एक सिंगल नेशन बना के चलाना एक मैसिव टास्क था। सवाल था कि इतने डिफरेंट लोगों को एक देश का सिटीजन कैसे बनाया जाए, कैसे सबको फील करवाया जाए कि तुम अलग नहीं हो, सब एक हो। इंडिया में 500 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। इन प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग राजा, महाराजा और नवाब राज करते थे। आजादी के बाद ये सब अपने आप को अलग कंट्री भी बना सकते थे, तो गवर्नमेंट को उन सबको कन्विंस करना था कि वो भारत का हिस्सा बन जाए। ये काम बहुत डेलिकेट था। किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते थे और ना ही रिस्क ले सकते थे कि ये अपनी खुद की अलग कंट्री बनाए। देश नया था और अब एक नई पॉलिटिकल सिस्टम बनानी थी। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कैसे देश चलेगा, डेमोक्रेसी होगी या डिक्टेटरशिप। लोगों के सपने और उनकी उम्मीदों को ध्यान में रखकर एक सिस्टम तय करना था। हर सिटीजन चाहती थी कि उनकी आवाज सुनी जाए, उन्हें राइट्स मिले और उनके साथ न्याय हो। उस समय इंडिया का मेजर पॉपुलेशन गांव में रहता था। 80% या उससे भी ज्यादा लोग रूरल एरियाज में थे। अर्बन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई बहुत छोटी और लिमिटेड पॉपुलेशन वाली जगह थी। गांव के लोग ज्यादातर किसानी, मजदूरी जैसे काम में जुड़े हुए थे। अगर देश आगे बढ़ाना था तो सिर्फ शहरों का ही नहीं, गांव का भी डेवलपमेंट जरूरी था। एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, पानी, जॉब, सब कुछ विलेजेस तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर गांव स्ट्रांग होंगे तो ही पूरा देश स्ट्रांग बनेगा। इंडिया में अलग अलग जाति, धर्म और जेंडर वाले लोग रहते थे। अब नए भारत में ये जरूरी था कि सबको एक समान अधिकार मिले, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, दलित हो या ब्राह्मण, आदमी हो या औरत, सबको बराबरी का हक देना था। पुराने जमाने में जाति और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन नए इंडिया में ये खत्म करना था।
इंडिया ने डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी अपनाएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का राज, जिसमें हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार होगा, सरकार चुनने का अधिकार होगा, सभी के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस का मतलब है 18 साल से ऊपर का हर इंसान वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति, रिलीजन, जेंडर का हो, सबको बराबर वोट देने का राइट है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि पहली बार सब लोग बराबर माने गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वोटिंग एज 21 साल थी, लेकिन अब 18 हो गई है। 21 साल से ऊपर का हर इंडियन सिटीजन स्टेट इलेक्शन जैसे एमएलए के लिए और नेशनल इलेक्शन जैसे एमपी या प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट कर सकता था। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जाति, पैसा, एजुकेशन के बेसिस पे कोई रोक टोक नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दिया कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना लड़का लड़की होने के नाम पर। सबको एक ही नज़र से देखा जाएगा और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उसमें लीडर्स जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने लगभग 3 साल लगाए हर एक लॉ, राइट, ड्यूटी को ध्यान से डिस्कस करने और लिखने में। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू हुआ। इस दिन से इंडिया एक रिपब्लिक बन गया, मतलब जिसमें लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ना कि राजा महाराजा से। इस दिन से रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। एक और बड़ा प्रॉब्लम था, गरीबी। देश के आधे से ज्यादा लोग गरीब थे। लोगों के पास बेसिक चीजें भी नहीं थी, ना कि मकान, कपड़े, खाना। आजादी के बाद कंट्री को गरीबी से लड़ना था, सबको बेहतर जिंदगी देनी थी। बहुत कम लोग पढ़ लिख पाए थे। इलिटरेसी का मतलब है जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। एजुकेशन का लेवल बहुत लो था। इसका सीधा इम्पैक्ट था कि लोग अपने राइट्स नहीं समझ पाते थे और अच्छा काम भी नहीं मिलता था। इसलिए गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन को प्रमोट करना जरूरी था। नई सरकार को कुछ काम तुरंत करने थे, जैसे कि एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना और इंडस्ट्रीज खोलना। जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों ग्रो करेंगे तभी जॉब्स बढ़ेंगे और लोग गरीबी से निकल पाएंगे। सबसे बड़ा गोल था सबको बराबर का दर्जा देना। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कास्ट के नाम पे जैसे ब्राह्मण दलित, रिलीजियस के नाम पे हिंदू मुस्लिम, जेंडर के नाम पे मेल फीमेल। हर इंसान को सेम राइट्स देना था। वोटिंग राइट्स, एजुकेशन का राइट, काम करने का राइट, एक्सेट्रा। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें डेमोक्रेसी का रूल था। हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लॉ के सामने सबको बराबर माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो ये सब राइट्स और रूल्स को ऑफिशियली लिखता था। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिया ने एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता चुना। प्लान्ड का मतलब था कि हर चीज एक फिक्स्ड प्लान के अकॉर्डिंग होगा। 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, जैसे हर 5 साल में क्या अचीव करना है और उस अचीवमेंट को कैसे पाना है। बिना प्लानिंग के ग्रोथ स्लो होता, इसलिए ये स्टेप जरूरी था। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का काम था कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान करना, डिसाइड करना कि पैसा कहाँ लगाना है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एक्सेट्रा, और इंश्योर करना कि डेवलपमेंट का काम सही तरह हो रहा है या नहीं। अब सवाल उठता है, इतने बड़े चैलेंजेस का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? पूरी कंट्री को एकता में कैसे बांधा जाए? क्योंकि लोग अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के थे। और इकोनॉमी को यानी पैसे, काम का सिस्टम कैसे मजबूत बनाया जाए, ये सब सोचना और प्लान बनाना जरूरी था, वरना नए इंडिया का फ्यूचर डेंजर में आ सकता था। ये काम आसान नहीं था, एक इमेंस बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन इंडिया के नए लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर्स सब इस काम में बड़े उत्साह से लग गए थे। उन्होंने प्लानिंग शुरू की कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए। सबसे पहला काम था एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कि देश कैसे चलेगा, लोगों के क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कानून कैसे बनेंगे। ये एक ब्लूप्रिंट था नए इंडिया के लिए। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक लगभग 300 से ज्यादा लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे बार बार मीटिंग्स करते रहे। उनका मेन काम था डिसाइड करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या राइट्स दिए जाएंगे सबको, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी। ये काम बहुत डिटेल्ड था, हर छोटी छोटी बात पर डिस्कशंस होते थे।
ये 300 दिन तक इंडियंस लीडर्स, थिंकर्स, एक्सपर्ट्स मिलते रहे। इन मीटिंग का मेन फोकस था भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा, देश किस सिस्टम से चलेगा, कानून का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबकी फ्रीडम और राइट्स कैसे सिक्योर होंगे। इन सारी डिस्कशंस, डिबेट्स और मीटिंग्स के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन गाइडलाइन बन गया जो बताता है कि इंडिया कैसे चलेगा। ये एक बहुत थॉटफुल और केयरफुली लिखा गया डॉक्यूमेंट था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, सोच समझकर हर रूल और प्रिंसिपल बनाना। आम्बेडकर जी ने बहुत मेहनत से इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी दे। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को प्रॉमिस किया। इसका मतलब था 21 साल से ऊपर का हर आदमी और औरत, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जात, धर्म या जेंडर का हो, वोट दे सकता है। किसी को वोट करने से मना नहीं किया जा सकता था। क्लियर रूल था, भारत के जितने भी लोग 21 साल से बड़े हैं वो वोट डाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, सबको कानून के सामने बराबर माना जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी कास्ट या रिलीजियस के क्यों ना हो, सब लोग कानून के नजर में इक्वल है। छोटी जाति, बड़ी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सबके साथ एक जैसा कानून का व्यवहार होगा। अनटचेबिलिटी को जड़ से खत्म करना था। पहले कुछ लोगों को सोसाइटी में नीचा समझा जाता था और उनसे अलग व्यवहार किया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अब इल्लीगल है, मतलब कानूनी तौर पर मना किया गया। हर इंसान को सम्मान और इज्जत के साथ जीने का हक दिया जाएगा। अब सभी जात और कम्युनिटी के लोग टेम्पल्स, वेल्स, रोड्स और स्कूल जा सकते थे। पहले कुछ लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलती थी, पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि कोई किसी को इन जगहों पर जाने के लिए नहीं रोक सकता। ये एक बड़ा कदम था सोशल इक्वालिटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लिखा, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो वो एक क्राइम होगा। इसका मतलब ये था कि ऐसे लोगों पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस रूल से सोसाइटी में इक्वालिटी और डिग्निटी बढ़ाने की कोशिश की गई। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया लोअर कास्ट लोगों के लिए, दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। विधानसभा और पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रिजर्व की गई। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया गया। इसका मेन पर्पस था कि जो हिस्टोरिकली पीछे रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ बराबरी ही नहीं दी, बल्कि सबसे गरीब और सबसे पीछे रह गए लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस भी दी। जो समाज में सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग थे उनको ऊपर उठने के लिए मौका भी दिया गया, ये सोच के कि सबको जीवन में आगे बढ़ने का इक्वल चांस मिले। कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट जॉब्स में। ये रिजर्वेशन सिस्टम इसलिए था ताकि पिछड़े हुए लोग भी देश के डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट में शामिल हो सके। मकसद ये था कि उन्हें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना, जहां सब लोग बराबर से हिस्सा ले सकते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। हर बैकग्राउंड के लोग, लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स और अलग अलग रीजन्स के लोग इस प्रोसेस का हिस्सा बने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई ऐसे लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रेसिडेंट। इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बने। वो एक बहुत रिस्पेक्टिव लीडर थे और उनका रोल सिंबॉलिक था, एक नई डेमोक्रेसी का फर्स्ट हेड बनना। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, बल्कि कई ऐसे लोग थे जो मशहूर ही नहीं हुए, लेकिन उनका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उन्होंने अपने विचार, समझ और समर्पण से कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत का नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन भारत एक ऑफिशियली रिपब्लिक बन गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हर एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखा गया है, राइट्स, ड्यूटीज, गवर्नेंस और लोगों की प्रोटेक्शन के रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया सरकार कैसे बनेगी, सरकार के पास कितने और कौन से पावर्स होंगे और सिटीजन्स के क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगे।
इससे भारत एक ऑर्गेनाइज्ड और फेयर डेमोक्रेसी बन पाएगा। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन से हर साल रिपब्लिक डे बनाया जाने लगा। इस दिन भारत एक रिपब्लिक देश बन गया था, जहां लोगों के द्वारा चुने गए नेता देश चला रहे थे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक शानदार डॉक्यूमेंट था। ये अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और रीजन के लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सबको सम्मान और उनका हक देने के लिए सब कुछ केयरफुली और सोच समझकर लिखा गया था। अब बात करते हैं आजाद होने के बाद भारत ने कैसे अपना नेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया, कैसे नए चैलेंजेस को हैंडल किया और नए सपने देखे। 15 अगस्त 1947 को आजादी का वक्त था, खुशी और उत्सव का पल था, लेकिन साथ ही साथ भयानक हिंसा, वायलेंस और ट्रॉमा, दर्द भरी घटनाएं भी हुई। आजादी के साथ पार्टीशन भी हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो नई बॉर्डर के दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में लाखों लोगों की जान गई। हिंसा इतनी ज्यादा थी कि गांव के गांव खाली हो गए और पूरा एटमॉस्फेयर डर और गुस्से से भर गया था। करोड़ों के आसपास लोगों को अपने घर, गांव और शहर छोड़ने पड़े। लोगों ने नए देश में रिफ्यूजी बनकर नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। करोड़ों के आसपास लोगों को अपने घर, गांव और शहर छोड़ने पड़े। लोगों ने नए देश में रिफ्यूजी बनकर नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। जब लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास, असुरक्षित सफर, नए शहरों में काम और घर ढूंढने की तकलीफ। पार्टीशन के समय हजारों महिलाएं किडनैप कर ली गई थी, चाहे इंडिया साइड हो या पाकिस्तान साइड। ये एक और बहुत बड़ा इंसानियत का क्राइसिस था। जो लोग सालों से एक साथ चैन से रह रहे थे, वो पार्टीशन के समय मजहब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करने लगे। ये सब दिखाता है कि पार्टीशन कितना इमोशनल और पेनफुल प्रोसेस था। पार्टीशन के बाद लगभग 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए। इतने बड़े लेवल पर लोगों का माइग्रेशन हुआ, जो हिस्ट्री में बहुत रेयर है। इन 80 लाख लोगों को नए घर, काम और जीवन देना एक बहुत बड़ा काम था। गवर्नमेंट और आम लोगों के लिए ये एक मैसिव चैलेंज था। आजादी के सेलिब्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ा दुख भी छुपा था। भारत को पार्टीशन का सामना करना पड़ा। देश को धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन के समय हिंसा इतनी ज्यादा हुई कि हजारों लोगों की जान चली गई। लोगों पर अटैक किए गए, ट्रेन लूटी गई, गांव जलाए गए। एक तरफ से मौत और तबाही का माहौल था। पार्टीशन के वजह से भारत के कई शहर भी 2 टुकड़ों में बंट गए, जैसे लाहौर पाकिस्तान में चला गया और दिल्ली भारत का कैपिटल बना और उसमें रिफ्यूजी आए। दिल्ली में रहते कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए। उनकी जगह पर पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू रिफ्यूजीज ने अपने घर बना लिए। इस वजह से दिल्ली का सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, आधे से ज्यादा जन को ना खाना मिल रहा था, न रहने के लिए घर। वो इधर उधर सड़कों पर भटक रहे थे। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। पार्टीशन सिर्फ जायदाद, कर्ज, संपत्ति या सरकारी ऑफिस का बंटवारा नहीं था। ये एक इमोशनल और सोशल टुकड़ा भी था। लोगों के सपने, रिश्तेदारी और पूरी जिंदगी बिखर गई थी। लोगों ने सिर्फ अपने घर और अपनों को नहीं खोया, उन्होंने अपनी पहचान, यादें और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी खो दिया। फिर धीरे धीरे इंडिया एक सेल्फ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनते गया। इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, फॉरेन डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश की। भारत ने धीरे धीरे इस डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदला और एक नेशन बिल्डिंग बनाया। हर एक कम्युनिटी की अपनी प्रॉब्लम्स को समझा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये था हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।